नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आम आदमी खास पहल में। मैं हूं कविता शर्मा। चाहे तपती धूप हो या झमाझम गिरती बरसात या फिर हो सुहाना मौसम, बदलते तौर की हर मौसम परिस्थितियों में नॉन पॉल्यूटेड व्हीकल रिक्शे की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन रिक्शे वाले हमें तमाम सहूलियतें देने के बाद भी जिंदगी की अनेक परेशानियों से जूझते हैं। आज के इस अंक में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जनरल भूपेंद्र सिंह से, जिन्होंने बेड़ा उठाया है ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का। बल्ली मारान से दरीबे तलक, लाल किले से दिल्ली 6 तक, दिल्ली के लाखों लोगों के रोजाना आने जाने की जरूरत है ये रिक्शा। चाहे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा हो या फिर प्रदूषण की वजह से जहरीली हवाएं चल रही हो, लेकिन रिक्शा न तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है और न ही ध्वनि प्रदूषण का। रिक्शा एक ऐसा माध्यम है जो हजारों और लाखों लोगों के जीविका कमाने का साधन है। रिक्शा चालक अपने प्रदेश छोड़कर और परिवार छोड़कर हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने तक की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिक्शा दिल्ली के लोगों की एक जीवन रेखा है। चाहे चिलचिलाती धूप हो या फिर बरसात, इन सब की परवाह न करते हुए ये हमें मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ये 2008 की बात है। हमारी संस्था पब्लिक हेल्थ में काम करती है और हम यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हेल्थ कैंप करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे और पास में एक गवर्नमेंट स्कूल में आए। वहाँ जब नहीं बना तो हम यहाँ बीच में से गुजर रहे थे और हमने देखा यहाँ इतने सारे रिक्शा वाले हैं। एक क्यूरियोसिटी में हमने इनसे बात करी और पता लगा कि इनके जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो दिमाग में ये बस गया कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए और हमने इनके साथ काम करना 2008 के एंड में शुरू कर दिया, जिसमें कि हम ज़्यादातर इनका हेल्थ, हाइजीन और इनकी जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करने के लिए हम उसमें काम करने लगे। उस समय हम अपनी संस्था का और अपना निजी पैसा लगा के इनको दवाइयाँ, टेस्टिंग और जो गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी है उसके लिए काम करने लगे। 2009 में हमको दिल्ली गवर्नमेंट का जो DSACS कहते हैं उसे, वो नैको के नीचे एक संस्था है, उन्होंने जब हमारा काम देखा तो हमको एक प्रोजेक्ट दिया जिसके मातहत हम यहाँ पे उनकी हेल्थ और हाइजीन के ऊपर सुविधा मुहैया कराते हैं। आज हम इन रिक्शा वाले जो कि कम से कम 2000 हैं इस इलाके में, उनके लिए हेल्थ के टेस्टिंग, मेडिकल कैंप, फ्री दवाइयाँ ये मुहैया कराते हैं। ये कम से कम हफ्ते में 2 बार हम यहाँ कैंप करते हैं। जब आपने इस काम की शुरुआत करी, तब से लेके अब तक आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, स्पेशली सोसाइटी के सामने और ये रिक्शा वालों के सामने? सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी जो आई हमें वो थी कि वो हमें एक्सेप्ट करें। पहला सवाल जो उन्होंने पूछा हमसे कि साहब आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं। जब उन्हें ये भरोसा हुआ कि ये फ़ौजी हैं, इनका पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो थोड़ा आगे हमारी तरफ आए। दूसरी बात, हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे जो भी, क्योंकि ये रिक्शा वाले हैं, इनकी कोई सिटीज़नशिप राइट्स नहीं है, तो वो हर एक नए आदमी को शक की नज़र से देखते हैं कि ये हमें यहाँ से इविक्शन कराने तो नहीं आए। तो उन्होंने हमको जब ये देख लिया कि हम जो है उन्हीं के लिए काम करेंगे, तब वो थोड़ा आगे हमारी सहायता के लिए और अपनी सहायता कराने के लिए उन्होंने बहुत सुझाव देने शुरू किए। यहाँ तक कि हमको एक जगह दी जहाँ पे हमने अपना छोटा ICTC सेंटर बोलते हैं उसको, वो खोल दिया है और वहाँ पे हम वहाँ से मेडिकल कैंप, हेल्थ कैंप और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं हम उनको वहाँ से चलाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम एक ये है कि ये जो माइग्रेंट लेबर है, जो रिक्शा वाले हैं, ये उस कैटेगरी के नीचे आते हैं और ये हर साल में 2 बार कम से कम गांव जाते हैं। अपनी फसल के टाइम पे या शादी ब्याह का सीज़न होता है, उनमें कम से कम 25% वापस नहीं आते।
या आते भी हैं तो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि और सुविधा मिल जाएगी। सो उनकी जो पॉपुलेशन माइग्रेंट है टर्नओवर करती रहती है, तो जो हमने उनको आउटरीच वर्कर्स ने उनके साथ काम किया था वो एक तरीके से कम हो जाता है और हमें दोबारा असर नौ कहते हैं उसको, दोबारा शुरू से वो काम करना पड़ता है। उसमें उनको हेल्थ के बारे में बताना और जो भी हम काम बाकी कर रहे हैं फाइनेंस के और उसके उनके बारे में ये दोबारा करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि आज अगर हमने एक बात बता दी और वो रहेगी, वो बार बार उसको पीरियोडिकली रिपीट करते हैं। जब आपने बताया अपनी फैमिली वालों को कि मैं रिक्शा पुलिस के ऊपर काम करना चाहता हूँ, उनकी समस्याओं को हल करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी फैमिली का क्या था? ये हम पब्लिक हेल्थ में तो काम कर ही रहे थे और जब मैंने डिस्कस किया तो ये बताया कि इस इलाके में भी हम पब्लिक हेल्थ के अंडर इस होमलेस कैटेगरी को करना चाहते हैं। तो इंस्टेंट जो रिएक्शन था वो यही था कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है और हमको करना चाहिए, और उसी से हमारा हौसला बढ़ता गया। फिर मैं पूरी टीम को भी लेकर आया यहाँ पे, और जब उन्होंने ये देखा और हालात देखे उनके, तो सब इस बात से सहमत हो गए कि ये प्रोजेक्ट हमको करना ही चाहिए। इन शॉर्ट आपकी फैमिली का सपोर्ट काफ़ी रहा? एक्चुअली मेरी ऑर्गेनाइजेशन मैत्री, उसमें जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, सभी का, और क्योंकि हम दोनों उसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो दोनों का कह लीजिए। तो जब आपने रिक्शा वालों से बात करी तब उन्होंने आपसे खुद बताया कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है, या आप उनके पास खुद जाते पूछने की आपकी क्या क्या दिक्कत है, आप अपने घर परिवार को छोड़ के क्यों यहाँ आए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में तकरीबन 10 लाख रिक्शा वाले हैं और एमसीडी की तरफ से बड़ी मुश्किल से 90,000 को लाइसेंस मिला हुआ है। लेकिन रिक्शा वाला जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आदमी गांव में उसको कोई काम नहीं मिला, यहाँ तक कि फार्म लेबर भी नहीं मिली, वो अपने यहाँ के गांव से कोई गया हो उसके साथ यहाँ आ जाता है। अक्सर देखा गया है कि उनके ऊपर थोड़ा बहुत कर्जा भी होता है, तो उस कर्जे को हटाने के लिए और फैमिली के लिए कुछ कमाई करने के लिए वो यहाँ आ जाते हैं। जब यहाँ आते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जिनकी रिक्शाएँ हैं उनसे वो ये किराए पे ले लेते हैं और रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं। इसके लिए उन्हें कोई ख़ास कोचिंग, ट्रेनिंग या हुनर की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आदमी आके शहर में रिक्शा चला सकता है। 2, 4, 5 दिन में उसको आदत पड़ जाती है और पैसा कमाने लगते, पैसा हाथ में आता है उससे उनका। पर प्रॉब्लम क्या है उनकी यहाँ पे कि ना तो यहाँ रहने की जगह है। आम रिक्शा वाला जो है पेमेंट पे सोता है या सीट को सीधा करके और उसके ऊपर सो जाता है। दूसरा, उसके पास कोई टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है। वो सब यहीं इस इलाके में ही जाते हैं सवेरे के टाइम नहाने के लिए। बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, लेकिन वहाँ वो लोग पैसा लेते हैं उसको फैसिलिटी को देने के लिए, और वो उस पर पैसा खर्चना नहीं चाहता। तो आप ये समझिए कि एक तो हाइजीन सैनिटेशन कुछ नहीं है, दूसरा वो 45 डिग्री दिल्ली के अंदर, और ये जो एरिया है ये सेंट्रल दिल्ली है, ये मोस्ट पोल्यूटेड एरिया ऑफ दिल्ली है। उसके अंदर जब वो रिक्शा चलाता है तो सारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हो जाती हैं। मेडिकली इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हर एक को कोई ना कोई छोटी मोटी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस सम टू एनी डिग्री, आर्थराइटिस, गाउट, जॉइंट पेन, लो बैक पेन। एंड एक रिक्शा वाला दिन में करीब 150 रुपये कमाता है, 200 रुपये कमा लेगा जो अच्छा चलाता है। 50 रुपये रिक्शा का किराया दे दिया, 50-60 रुपये खाने में लग गए उसके, और बाकी जो बचता है वो कोई ना कोई नशा ज़रूर करता है। मेरे को ऐसा इनमें कोई नहीं मिला जो छोटा या बड़ा नशा ना करता, क्योंकि उससे फिर उनको रिक्शा चलाने में आसानी हो जाती है। और आखिर के कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ जीबी रोड पास में पड़ती है, वहाँ जाते हैं और सारी बीमारियाँ ले आते हैं। तो स्किन इन्फेक्शन, STI, STD, HIV के काफ़ी केसेस यहाँ आते हैं। इसीलिए जो हेल्थ की प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी है
इनके साथ। हमारे यहाँ दवाइयाँ हैं, हम दवाइयों से उनको देते हैं। जो आम बीमारी है उनको दवाइयों से दे देते हैं। जो बीमारी बगैर जांच के नहीं हो सकती है उसके लिए आसपास के हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं। जैसे इस एरिया का जो है BL जोशी हॉस्पिटल है और रतावल हॉस्पिटल है, इन दोनों जगह पे इनको भेजा जाता है। वहाँ पे कोई मान लीजिए किसी का एक्सरे कराना है या यूरिन की, स्टूल की, ब्लड की जांच करानी है तो वहाँ पे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या सब्सिडाइज्ड रेट पे होता है। तो वहाँ पे हमारे जो आउटरीच वर्कर्स हैं, जो फील्ड में जाने वाले लोग हैं, वो जाते हैं इनके साथ, इनकी पूरी जांच करवाते हैं, इनको पूरा तसल्ली दिलवाते हैं। और जो दवाइयाँ हैं मोस्टली हमारे यहाँ से मिल जाती है या कई बार वहाँ फ्री डिस्पेंसरी में मिल जाती है। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आम आदमी खास पहल में। ये वो लोग हैं जिनके पास न तो रहने के लिए घर है और ना ही जमीन, जिससे कि ये अपने जीवन को सुचारू ढंग से गुजार सकें। ऐसी हालत में आखिर रिक्शा वाले जाएं तो कहां जाएं? ये रिक्शा वाले किराए पर रिक्शा चलाते हैं और दिन की कड़ी मेहनत के बाद 200 से 250 रुपया ही कमा पाते हैं, जिसमें से प्रतिदिन 50 रुपये इनको रिक्शा मालिकों को देना पड़ता है। बाकी बचा रुपया खाना और अन्य रोजमर्रा की चीजों पर खर्च हो जाते हैं। दिन के अंत में शायद ही ये कुछ अपने लिए बचा पाते हैं। इसी तरह गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। दिन हो या रात खुले आसमान के साये में ही अपना जीवन बसर करते हैं। तो देखा आपने इन रिक्शा वालों की जिंदगी आम आदमी से कितनी मुश्किल है। आइए जानते हैं जनरल भूपेंद्र सिंह इन लोगों की मुश्किलें किस तरह से आसान करते हैं। हर रिक्शा वाला जो आता है वो यही उम्मीद लेके आता है कि मैं यहाँ से कमा के अपना या तो कर्जा उतार दूंगा या कुछ ज़मीन ले लूँगा या पक्का मकान बना लूँगा। तो ये जो एक इनकी एक प्रोफाइल है उसके अंदर हम चेंज लाना चाहते हैं। अब अगर हमने जब इनसे इंटरेक्शन किया, वो कहते हैं भाई आप सारी उम्र ही रिक्शा चलाओगे क्या? एक मेरे को रिक्शा वाला मिला बसंत रोड के ऊपर जो 72 साल का है। मैंने कहा कितने दिन से चला रहे हो रिक्शा? कहते हैं जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तब मैं दिल्ली आया था और मैं तब से रिक्शा चला रहा हूँ। और अभी भी उसकी सेहत ऐसी नहीं लग रही थी कि वो रिक्शा नहीं चला पाएगा। हाँ, उसको थोड़ी सी खांसी की प्रॉब्लम रहती थी, उसको हमने चेक कराया और इनिशियल स्टेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस था। उसको डॉक्टर से दवाई दिलाई और वो अब रिक्शा चला रहा है। तो ये एक ऐसा ये कह लीजिए कुएं का मेंढक या सर्कल या चक्र है जिसमें एक बार आ जाएं उनसे फिर निकल नहीं पाते इतनी आसानी से। लेकिन इनकी जो आशाएं हैं वो ये हैं कि किसी दिन मैं पैसा जोड़ लूँगा तो मैं रेहड़ी लगा लूँगा, चाय की दुकान लगा लूँगा या किसी रेस्टोरेंट के साथ अपना कोई जैसे मोबाइल के सिम कार्ड या ऐसी कोई चीज़ शुरू कर लूँगा। पर बहुत कम हैं जो उससे निकल पाते हैं। यहाँ से हमको इनके द्वारा बहुत कुछ सुविधा मिल रही है। पहचान पत्र भी बना, दवाई भी होती है और हर तरह का हड्डी का हर चीज़ इनके द्वारा हमें हर चीज़ की सुविधा है। मानो कि इनसे हमें कोई तकलीफ नहीं। एक बात बड़ी अजीब है कि रिक्शा वाला खुद रिक्शा ओन नहीं करना चाहता। मतलब वो ये नहीं चाहता कि मैं रिक्शा अपनी खरीद लूँ। उसका रीज़न ये है, कारण ये है कि जब वो गांव जाता है वो रिक्शा कहाँ खड़ी करे, और दूसरा जब चालान हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि उस रिक्शा को छुड़ा ले, तो वो काम कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो सारे जो एक एनवायरनमेंट है दिल्ली में वो ये है कि कॉन्ट्रैक्टर की रिक्शाएं हैं, ये आते हैं किराए पे लेते हैं, चलाते हैं और वापस खड़ी करते हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि जिसका परमानेंट रेजिडेंस नहीं होगा उसके ना तो वोटर ID कार्ड बनेंगे ना उसका राशन कार्ड बनेगा। तो आप इन लोगों की इसमें किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है जिसके मातहत उन्होंने जो होमलेस कैटेगरी
बेघर जिसको कहते हैं, उनके लिए एक खास आइडेंटिटी कार्ड बनवाया है और उस आइडेंटिटी कार्ड के मातहत वो अपना राशन कार्ड, वोटर कार्ड, यूआईडी कार्ड, बैंक अकाउंट और हर जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें हिस्सा ले सकता है। और हमारे छोटी सी एडवोकेसी करने से उन्होंने रिक्शा वालों की कैटेगरी को होमलेस में मान लिया और अब हमारी संस्था जो है वो उनके कार्ड बनवा करके उनको मुहैया करा रही है। वो बनने से उसको कहते हैं पुटिंग ए फेस एंड अ नेम टुगेदर एंड ब्रिंगिंग द सिटीजनशिप राइट्स। सो नाउ टुडे रिक्शा पुलर इज़ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। उसके पास कोई भी अपने निजी हक नहीं है और ये कार्ड मिलने से ही गेट्स द सिटीजनशिप राइट्स। सो फ्रॉम होमलेस टू सिटीजनशिप एक जर्नी है जिसको हम उनको तय करने में मदद करते हैं। अभी आप एक होमलेस शेल्टर भी चलाते हैं जहाँ पर बेघर लोग जो है और रिक्शा वालों की जो फैमिली है जिसे तो कुछ 90% तो माइग्रेंट है, बट कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कुछ किसी की फैमिली है। तो क्या होमलेस शेल्टर जो आप किन किन एरिया में चलाते हैं और किस तरह से चलाते हैं? अभी हम सिर्फ 2 होमलेस शेल्टर चला रहे हैं और होमलेस शेल्टर दिल्ली गवर्नमेंट के 2 कैटेगरी में है, एक परमानेंट और एक टेम्प्रेरी। तो हम एक टेम्प्रेरी और 2 परमानेंट शेल्टर चला रहे हैं। उसमें क्या होता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने कॉमनवेल्थ के टाइम कुछ लोगों को स्टेडियम्स और जो जगह इस्तेमाल में आनी थी वहाँ से ला करके इनको ये 2 कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनमें रख दिया। हम उनकी देखभाल और सुविधाएं वहाँ मुहैया कराते हैं। और जो टेम्परेरी शेल्टर है उसमें जिस किसी को कहीं सोने की जगह नहीं मिलती या सर्दियों में सड़क पे सो रहा होता है उनको हम ला करके उस टेम्परेरी शेल्टर में सहारा दे देते हैं 1 रात 2 रात 3 रात के लिए और फिर वो अपना जहाँ भी जाना चाहे वापस गाँव या कहीं और आश्रय ढूंढ लेता है परमानेंट। तो वो शेल्टर भी हम चला रहे हैं। हम जो है एज सच डायरेक्ट फैसिलिटी तो सिर्फ मेडिकल, प्राइमरी हेल्थ उसकी देते हैं। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम जो है जो वो अपने आप नहीं कर सकते उनकी हम मदद करके उनको वो दिलवाते हैं। सरकार से कितना सपोर्ट मिला अभी तक? मैं ये कहूँगा कि शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तो हमको कोई जानता नहीं था, लेकिन जब 1 साल दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ देखा हमको तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है DSACS। वो नैको के मातहत पब्लिक हेल्थ और HIV पे दिल्ली के एरिया में काम करते हैं। उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट दिया कि आप जो है इन रिक्शा पुलर्स का और बाकी जो होमलेस हैं दिल्ली में उनकी मदद करिए और उनका टेस्टिंग और फैसिलिटेटिंग द ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं। तो वो हम 2 साल से कर रहे हैं। दूसरी जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं मिशन कन्वर्जेंस, उन्होंने भी हमें ये 1 साल से प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि होमलेस के लिए एक्टिविटीज़ बांधी हुई हैं उसमें, जिसमें लाइवलीहुड और दूसरा उनको जो वोटर कार्ड्स हैं, UID कार्ड्स हैं, ये सब दिलवाना। जो हम रिक्शा वालों के लिए कर रहे हैं वही होमलेस सोसाइटी को, स्पेशली यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि एक जो रिक्शा वाला है दिल्ली के अंदर, उसकी जो लाइफ है ये बहुत टफ है। और दूसरा जितने कानून हैं, मिसाल के तौर पे एक कानून है कि अगर रिक्शा वाला सवारी उतारने के लिए कहीं भी रुकता है तो ही इज़ कॉजिंग ए ट्रैफिक जैम और पुलिस उसको चालान कर सकती है। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ कानून है, उसमें तब्दीलियाँ आ रही हैं। हर एक आदमी, एक रिक्शा वाले से मैंने पूछा तुम्हारी ये क्या प्रॉब्लम है? कहता है जी हमारी जो ज़िंदगी है वो इतनी बदतर है कि सवारी चांटा मारती है, पुलिस वाला चांटा मारता है, MCD वाला चांटा मारता है, यहाँ तक कि कोई भी सड़क चलता अगर थोड़ा सा टच भी हो जाए तो उठा करके पिटाई कर देते। तो हमारी अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो बहुत लो है। तो वो ही इज़ वेरी लो ऑन सेल्फ एस्टीम। मेरी जो यंगस्टर्स के लिए और सोसाइटी के लिए मैसेज है वो ये है कि अगली बार जब आप रिक्शा में बैठो
तो उससे जब भाव ताव करते हो कितने पैसे लेगा, उस पे सोचने की बजाय ये देखो कि वो कितनी मेहनत कर रहा है उस पैसे को कमाने के लिए। बहुत कम लोग हैं जिनको कि इतनी मेहनत करनी पड़ती है अपनी रोजी रोटी और गुजारा करने के लिए। इस दुनिया में कोई राजा है तो कोई रंग, लेकिन उससे पहले हम सब एक इंसान हैं, और अगर यूं ही इंसानियत की सेवा करते जाए तो इसी को कहते हैं आम आदमी खास पहल। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप भी ऐसे ही किसी प्रतिभा को जानते हैं तो हमारे इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है aakp.lstv@gmail.com। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।